हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री के पूरे 5 सेटों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को देख लिया था बच्चों, और आप सभी को बताया गया था कि इसके बाद हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। उसी क्रम में आज यह पहला सेट है बच्चों। जिस प्रकार से आपका मॉडल पेपर था बच्चों पूरे 5 सेट, ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकेंगे बच्चों। अगर आप पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करिए, वहां पे आपको उन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने को। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था, तो किसने करवाया था बच्चों? तो व्हीलर और गार्डन ने करवाया था। किसने करवाया था? व्हीलर और गार्डन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। ठीक ना बच्चों? अगर आप इन सभी सेटों का, जितना सेट हम लोग करवाएंगे आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक ना, इन सभी सेट का मॉडल पेपर के बाद अगर आप हमारे सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कम से कम 35 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है बच्चों। तो आप लोग जमकर प्रैक्टिस करिए। आपका प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो आने वाला है, ठीक ना? तो जमकर आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था, सो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का ज्ञान नहीं था बच्चों। ठीक ना? लोहे का ज्ञान कब से हुआ? वैदिक काल में लोहा खोजा गया था। वैदिक काल में लोहा खोजा गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, उसके वो कब से कब तक चला था? वो 2500 बीसी से लेकर के बच्चों 1750 बीसी तक चला था बच्चों। उसके बाद 1600 लेकर के 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता चला था बच्चों। ठीक ना? 1600 लेकर के 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता चला था। उसी काल में से लोहा का खोज हुआ था बच्चों। ठीक ना? देखिए, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, तो कौन सी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जो आपका वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ये जो सभ्यता थी बच्चों, ये इराक देश में थी। कौन सी देश में थी? इराक देश में थी बच्चों। ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सब मोसोपोटामिया की सभ्यता जो है बच्चों, वो सबसे पुरानी सभ्यता थी। ये सभी पॉइंट आप लोग अगर आज रखते हैं और हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं बच्चों, तो आपका 35 प्लस, फेंकने वाली बात नहीं कि 40 आ जाएगा। ठीक ना? 35 प्लस तो कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिया जाएगा। ठीक ना? इस प्रत्येक लगभग 3 सेट हम लेकर आएंगे। प्रत्येक सेट के 5 आप लोग मॉडल पेपर का करिए, उसके बाद 3 सेट हम लेकर के आएंगे। उसके बाद है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य यानी कि समानता रखती है, तो कौन सी लिपि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक समानता रखती है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ लिपि। कौन सी? द्रविड़ लिपि। ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे? ये मातृ देवी का उपासना करते थे। और मातृ देवी की जो मूर्ति है वो मूर्ति कहां से मिली है बच्चों? ये मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक ना? देखिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाइए वहां से, पहले अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो वहां से आप लोग जाकर के प्रैक्टिस करिए। ठीक ना? आंसर को कॉपी में लिखिए, उसके बाद वीडियो से आंसर को मिलाइए। 2x2 में वीडियो को कर लीजिए, स्पीड कर लीजिए और वीडियो को आंसर को मिलाइए बच्चों। ये मैं नहीं कहता कि वीडियो देखे ही, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक ना?
देखिए उसके बाद है, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? भारतीय पूछा है, यहाँ पे विश्व का नहीं पूछा है, ठीक ना। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक ना। अगर पूछ लिया जाए विश्व का किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, विश्व को कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। हेरोडोटस को किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है विश्व पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? हेरोडोटस को इतिहास का भी जनक कहा जाता है, ठीक ना। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल कौन थे? पुरातात्व थे, पुरातात्व थे। आप लोग इतिहासकार नहीं मारिएगा, ठीक ना। इतिहासकार बहुत सारे बच्चे गलती करके इतिहासकार मार देंगे, नहीं, पुरातात्व थे। पुरातात्व मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक, जो भू के मतलब पृथ्वी के गर्भ, मतलब जो खनन के अध्ययन करता था, जैसे कि कुछ खोद के निकाल रहे ना, निकला उसका अध्ययन जो करता था, जियोलॉजी यानी कि जियोलॉजिस्ट, आप लोग सीधा समझ सकते हो बच्चों। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना घर। क्या हो जाएगा? अन्ना घर। आपसे पूछ लिया जाए कि अस्नाना घर हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका मोहनजोदड़ो, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से मिला है, ये सारा मोहनजोदड़ो से मिला है बच्चों। लेकिन सबसे बड़ा इमारत कौन सी थी? अन्ना गार थी। क्लियर है आप लोग? वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, बहुत ही मेहनत से लेकर के आया हूं, ठीक ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है, महाजन पदों का उदय हुआ मौर्य युग में, बुद्ध युग में, गुप्त युग में, तो ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध युग में। कितने महाजन पद हैं? 16 महाजन पद हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और सबसे ज्यादा बड़ा महाजन, सबसे बड़ा महाजन पद था, तो वो कौन सा महाजन पद था आपका? हमारा मगध था, जो बिहार में, ठीक ना। वो बिहार का मगध था, वो सबसे बड़ा महाजन पद था 16 महाजन पदों में। और ये 16 महाजन पदों का जानकारी कहाँ से मिलता है? ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के त्रिपिटक, जो आपका बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, जो महायान हीनयान, और इसी से त्रिपिटक से मिलती है इसकी जानकारी, समझे ना। मतलब अंगुत्तर निकाय और बौद्ध धर्म के महायान हीनयान, इस सबसे मिलती है आपकी जानकारी। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका, महाजन पदों में मूल वस्तुओं की इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या थी? गाम थी। क्या थी? गाम थी, ठीक ना। उसके बाद है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? विक्रमादित्य किसे कहा जाता था बच्चों? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक ना। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, देखिएगा। उसके बाद है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को। किसे कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया बच्चों। ये वही अशोक है जिन्होंने कलिंग युद्ध करवाया था, उसके बाद पूरे बदल गए थे, ठीक ना। ये अशोक किस साम्राज्य से है? ये मौर्य साम्राज्य से अशोक थे, समझे ना। और देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या है? बिंदुसार। कौन आए थे? बिंदुसार आए थे। बिंदुसार का बेटा था अशोक, और इस अशोक ने ही कलिंग का युद्ध करवाया था। इस अशोक ने ही कलिंग का युद्ध करवाया था, और कलिंग के युद्ध में बहुत सारा मतलब लोगों की जान गई थी बच्चों। उसके बाद ये सुधर गया था, एक तरह से सन्यासी बन गया था। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम संस्थापक, मतलब प्रथम सम्राट यानी कि संस्थापक था बच्चों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बता देना चाहूंगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति थे। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? इसके गुरु के नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये तीनों एक ही थे, ठीक ना। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों एक ही थे और यही उनके गुरु थे जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु लगभग 300 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 300 बीसी में, ठीक ना। देखिए यहाँ मान के चलते हैं, बीसी आप लोग समझते हैं ना, इसको पहले मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे 0 था, तो यहाँ से 1 2 करते कितना हम लोग अभी तो पहुंच गए हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व
कि ईसा मसीह के बिफोर क्राइसिस, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जो जितना भी डेट आता था वो पहले क्या होता था, घटता था, यानी कि 400 से 499, 500, मतलब इसी तरह से घटते आता था, तो उसी को बीसी कहा गया। समझिए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो चलती थी बच्चों, उसी को बीसी कहा गया। तो क्लियर है आप लोग? तो 300, लगभग 300 बीसी में उसकी जन्म हुई थी। किसकी? चंद्रगुप्त की जन्म। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे मिलती, कौन से अभिलेख से? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है बच्चों। क्लियर है? शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क ने शक संवत का आरंभ करवाया था। और ये भी याद रखिएगा कि 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ करवाया गया था बच्चों। और विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी में। कब हुआ था? 58 ईस्वी में विक्रम संवत की आरंभ हुई थी बच्चों। समझे ना? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? और हमारा जो भारत है वो कौन से कैलेंडर को मानता है बच्चों? शक संवत के। कौन से कैलेंडर? शक संवत के कैलेंडर को ही मानता है हमारा भारत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बताया जा रहा है। जितने भी रिलेटेड पॉइंट है बच्चों, उन सभी आंसर को आपको बताया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो लाइक करना, बहुत ही मेहनत करके टाइपिंग करके उसके बाद उसको अच्छा से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाए। सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मुद्रित है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। सर्वाधिक किसमें? ब्राह्मी लिपि में है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद है सातवाहन राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे, डैश दिया हुआ, तो कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राजवंश ने शीशे की सिक्का को चलाया था? तो शीशे की सिक्का को किसने चलवाया था? तो सातवाहन वंश ने सिक्के की सिक्का को चलवाया था, जो ज्यादा दिन तक नहीं चला था बच्चों, ठीक ना? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, फाहियान जो थे बच्चों, वो किसके शासन काल में भारत आए थे बच्चों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे बच्चों, ठीक ना? और जो आपका हैंसांग है ना बच्चों, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ये जो इब्न बतूता है बच्चों, ये एक मुस्लिम यात्री था जिसकी रचना, प्रमुख रचना है, इसकी प्रमुख रचना क्या है बच्चों? रहेला है। क्या है? रहेला इसकी प्रमुख रचना है। जबकि मार्को पोलो जो बच्चों इटली के थे, ये यात्री इटली के थे और इन्होंने चीन की यात्रा की थी। तो इसकी बुक का नाम क्या था? चीन की यात्रा। क्या था? चीन की यात्रा था बच्चों। क्या था? चीन की यात्रा था, ठीक ना? इस चीन की यात्रा के मतलब आप बोलिएगा कि सर चीन का बुक था तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो चीन की यात्रा जो बुक थी बच्चों, इसमें भारत का भी वर्णन किया गया है, भारत की भी चर्चा किया गया है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक ना? क्लियर है आप लोग यहां तक? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी, कहां पे हुई थी? कुशीनगर कहां है मेरे प्यारे बच्चों? यूपी में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब ज्ञान की एक तरह से मतलब मृत्यु हो गई थी वहां पे, उसकी मृत्यु हुई थी वहां पे, ठीक ना? आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है, देखिएगा आप लोग, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पे हुई थी? सारनाथ में हुई थी। सॉरी, सारनाथ में नहीं, इसकी ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। और जो प्रथम ज्ञान उसे मिला था बच्चों, प्रथम ज्ञान मतलब प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक ना? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है बच्चों। जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है बच्चों, ठीक ना? देखिए, जैन धर्म को दो भागों में बंट गया था। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया था? श्वेतांबर का नेतृत्व स्थल बाहु ने किया था और भाद्र बाहु ने दिगंबर का नेतृत्व किया था। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक ना? यहां तक क्लियर है आप लोग? नेक्स्ट है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्या?
13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वे थे, तो वे कौन थे? वे तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। तुर्की से आए हुए थे। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद किसके शिष्य थे? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, रामानुजमचार्य के शिष्य थे, ठीक ना। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1485 में। देखिए 1485 अगर 86 भी रहे तो 86 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 1485-86 में इसका जन्म हुआ था। एक क्लियर डेट नहीं है, 1485 भी कहीं रहता है और 1486 भी कहीं रहता है। ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। और ये कहां से थे? ये थे आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक ना, बंगाल से थे। और ये कहां पे? नवद्वीप में। कहां पे जन्म हुआ था? नवद्वीप में इसका जन्म हुआ था बच्चों। कबीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है आपका कि कबीर की कब्रगाह कहां पे है? तो मृत्यु वहीं हुई थी और वहीं पे इसको दफनाया गया था। तो कबीर का कब्रगाह कहां पे है? तो कबीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा मगहर में। कहां पे हुई थी? मगहर में हुई थी बच्चों। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, तो ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। कुछ देर पहले आपको मैंने इसको बताया हुआ है। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक ना। स्लो का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, थोड़ी आदत होगी फास्ट बोलने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी बच्चों। कब? 1366 में। 1300 एक बार क्लियर ने इसको चेक कर लीजिएगा। 1366 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। और इसके पूछा जाए कि इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो कृष्णदेवराय इसके सबसे प्रतापी राजा थे। यहां तक क्लियर है आप लोग? विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरनायक प्रणाली। अमरनायक प्रणाली इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद है अमुक्ता माल्याद किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने अमृता माल्याद लिखी थी। किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। देखिए जितने भी बुक हैं उन सभी का राइटर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक ना। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें बच्चों, क्योंकि जितने भी बुक हैं उन सभी को आपको याद कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों। देखिए प्रत्येक मॉडल पेपर में बुक और उसका राइटर का नाम आपको दिया हुआ मिल जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका विजयनगर के ध्वंस यानी कि विध्वंस, यहाँ पे विध्वंस होता के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। किस नाम से इसकी पहचान की गई थी बच्चों? तो हम्पी के नाम से इसकी पहचान की थी। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर बच्चों। विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई थी? आप पूछ रहे हैं वहां पे किस नाम से की गई थी और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस स्थान से की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीदर के नाम से। किस नाम से? बीदर के नाम से इसकी पहचान की गई थी बच्चों। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक ना। और जो आपका इसका विध्वंस हुआ तो कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कौन सा युद्ध से हुआ था वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक ना। देखिए इटली के निकोली कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये 1420 में। 1420 में अब पूछा जा सकता है आपको निकोली कोंटी किस वर्ष, निकोली कोंटी किस देश के यात्री थे? किस देश से ये रिलेट करते हैं, किस देश से यात्री थे? तो ये इटली से यात्री थे। ये भी आपको याद कर लेना, ठीक ना। इटली से, कौन से? इटली से थी। यहां तक क्लियर है आप लोग। और इन्होंने 1420 में भारत विजयनगर की यात्रा की थी, मतलब भारत की यात्रा की थी। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन सी थी? मुगल राज्य थे। कौन से? सॉरी, इनमें से भी आप लोग देखिए ऑप्शन को सारा पढ़ जाइएगा, ठीक ना। ऑप्शन को अगर आप सारा नहीं पढ़ते बच्चों तो आपका मेरे जैसा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन को सारा पढ़िएगा। तो ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आईने एक बरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में बांटा गया था। आईने एक बरी के राइटर कौन थे? ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा। मैं बताता हूँ आईने एक बरी जो अकबर का जीवन काल से जुड़ी, उसमें बताया गया है। अकबर के जीवन काल से जुड़ी मतलब जितनी भी जानकारियां हैं आईने एक बरी से मिलती है, ठीक ना, उसके शासन से भी। भारत में मक्का कहां से आया? तो ये अमेरिका से आया था, ठीक ना। अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी।
अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से आया था, ठीक ना। उसके बाद है अब्दुल फजल। देखिए अभी कुछ देर पहले बोले थे, आप लोग का आ गया। अब्दुल फजल ने लिखा था, अब्दुल फजल, कृत मतलब क्या हुआ? कृत मतलब रचना। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की में किस शासन का वर्णन किया था? तो अकबर के शासन का वर्णन किया था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वंस हो गया था? तो देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था बच्चों, उसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य मतलब विध्वंस हो गया था, मतलब ध्वस्त हो गया था, ठीक ना, उजड़ गया था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये मॉडल पेपर में भी आपका प्रश्न था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है बच्चों। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर एक तरह से कृष्ण भगवान का ही एक रूप है जगन्नाथ, ठीक ना। जगन्नाथ भगवान एक कृष्ण भगवान का ही रूप है। देखिएगा फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ये भी शायद आपका मॉडल पेपर में था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को भी मॉडल पेपर में उस प्रश्न को भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग यहां तक क्लियर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से मैं 3 सेट, प्रत्येक सब्जेक्ट का 3 से 4 सेटों का मॉडल पेपर के जैसा लेकर के आएंगे बच्चों, ताकि आपका, मेरे विश्वास कीजिए, अगर आप इन सभी 3 सेट और मॉडल पेपर आया है 5 सेट, यानी कि ये मेरे 3 और मॉडल पेपर का 5, इन सभी का सॉल्यूशन को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो 35 प्लस आपका कहीं नहीं जाने वाला, यानी कि 90% आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आएगा बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग क्या करिए, सारे वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए बच्चों। अगर आपको आज नहीं होता है तो 2 बार देखिए, आज करिए, नहीं तो पीडीएफ है, वहां से पीडीएफ से भी आप लोग आज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कुछ देर बाद आपका सेट 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट है, ये आपका मॉडल पेपर नहीं है, ठीक ना। क्लियर है आप लोग? तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।